एक अनजान जमीन, एक अजीब लड़की और एक धोखा जिसका अंदाजा जेनिटर्स में से किसी को भी नहीं था। क्या रूडो का स्काई वर्ल्ड तक पहुंचने का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका एक्सप्लेनर सिनेमेटेड पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं गाचियाकुटा के एपिसोड 10 की, जहां दोस्ती और दुश्मनी की बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे रूडो और जेनिटर्स की टीम एक नए टेलिस्मैन की तलाश में सिटी ऑफ ग्रेविटी पहुंचती है, लेकिन वहां उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो उनके मिशन को एक नया मोड़ दे देती है। अगर आपने पिछले पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी आंखों के सामने है द सिटी ऑफ ग्रेविटी। दीवारों पर रंग बिरंगे आर्ट, हवा में क्रिएटिविटी की महक, लेकिन इस शहर की रोशनी के पीछे एक अंधेरा छिपा था। टीम को पता चलता है कि गॉब, इस शहर का लेजेंडरी स्पेल कैस्टर, अब इस दुनिया में नहीं रहा। पॉल्यूशन ने उसकी जान ले ली थी। उसकी जगह एक छोटी सी शरारती लड़की रेमलिन को गॉब का इंस्ट्रूमेंट, उसका मैजिकल पेंट ब्रश सौंप दिया गया है, और उस ब्रश के साथ गॉब की सारी पावर्स भी। रेमलिन, जिसकी आंखों में गॉब जैसी ही शरारत चमक रही थी, रूडो को देखती है और पलक झपकते ही उसके चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप आकर छप जाता है। अपने आर्ट को देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। रूडो बेचारा कंफ्यूज और थोड़ा इरिटेट हो जाता है। एंजन उसकी हालत देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये तो बिल्कुल गॉब जैसी है। वो मेयर से सवाल करता है कि अब तक इस शहर में कितने स्पेल कैस्टर्स हो चुके हैं। मेयर एक गहरी सांस लेते हुए बताता है, रेमलिन को मिलाकर आने वाले कल के साथ अब तक 6 स्पेल कैस्टर्स इस जमीन पर कदम रखे हैं। रेमलिन अपने ब्रश को हवा में घुमाते हुए कहती है, मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर मैं किसी की मर्जी के खिलाफ उस पे पेंट करती हूँ तो मेरी पावर काम ही नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा रिवील था। इसका मतलब साफ था, स्पेल कैस्टर की पावर सामने वाली की परमिशन पर डिपेंड करती है। एंजन के दिमाग में एक और सवाल उठता है, क्या सभी स्पेल कैस्टर्स को सेम पावर मिलती है? पावर तो एक ही है, मेयर समझाता है, बस उसे यूज करने का स्टाइल, उनका हुनर सबका अलग अलग होता है। रेमलिन उनकी बातों में अपनी बात जोड़ती है, लेकिन हम सब में एक चीज कॉमन है, हमें आजादी और पेंट करना दोनों ही बहुत पसंद है। ये सुनकर रूडो के दिल में भी एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो भी तो आजाद रहना चाहता है, अपने तरीके से जीना चाहता है। रेमलिन अब रूडो की तरफ मुड़ती है और उसकी पीठ पर एक स्पेशल स्पेल लिखना शुरू करने वाली थी। एक ऐसा स्पेल जो एक बड़े से बड़े हमले से होने वाले डैमेज को कम कर देगा। और तभी हम देखते हैं एक चमत्कार, उसका पेंट ब्रश मॉर्फ होकर एक टैटू मशीन में बदल जाता है। एंजन और बाकी सब की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। ये अपने इंस्ट्रूमेंट को बदल भी सकती है। सब रूडो को टैटू करने से मना करते हैं, इतना दर्द कौन सहेगा? रेमलिन उनकी चिंता को समझती है और मुस्कुराते हुए टैटू मशीन को एक सिंपल मार्कर में बदल देती है और रूडो की पीठ पर आराम से स्पेल ड्रॉ कर देती है। इसके बाद टीम के बाकी मेंबर्स भी एक एक करके रेमलिन से अपने ऊपर प्रोटेक्टिव स्पेल्स बनवा लेते हैं। एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वो शहर से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं उनका सामना उन्हीं 2 लोगों से होता है जो शहर के गेट पर खड़े हुए थे। वो गुस्से से लाल होकर मेयर पर चिल्लाने लगते हैं, तुमने वो अनमोल इंस्ट्रूमेंट एक बच्ची के हाथ में सौंप दिया, वो इसके लायक नहीं है। पता चलता है कि ये दोनों भी आर्टिस्ट थे और उनकी नज़र उस स्पेल कैस्टर के इंस्ट्रूमेंट पर थी, लेकिन मेयर उन्हें डांट कर वहां से भगा देता है। रेमलिन पीछे से हाथ हिलाती है और रूडो से कहती है, मैं भी कभी हेडक्वार्टर्स आऊंगी वहां की दीवारों पर पेंट करने। ये सुनकर रूडो एंजन से पूछता है, हम वापस हेडक्वार्टर जा रहे हैं क्या? हाँ, एंजन जवाब देता है, तुम्हारा फुल फेस मास्क लेने, लेकिन उससे पहले हम वो काम करेंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एंजन रूडो को एक ऐसी जगह ले जाता है जो रूडो के लिए जन्नत से कम नहीं थी। एक विशाल कचरे का ढेर, जहां तक नजर जाती बस बेकार समझे जाने वाली चीजें पड़ी हुई थी। एंजन कहता है, जितना चाहे उठा लो रूडो, ये सब तुम्हारे हथियार बनेंगे। रूडो की आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है
जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये उसकी दुनिया थी, ये उसका खजाना था। लेकिन तभी उस कचरे के ढेर पर पड़े एक पुराने टीवी में अचानक से लाइफ आ जाती है। स्क्रीन पर स्टैटिक के बीच एक आदमी की झलक दिखती है और उस आदमी के हाथों में ठीक रूडो जैसे ही ग्लव्स थे। ये कौन था? रूडो का पास्ट, उसका फ्यूचर, या कोई ऐसा राज जो उससे अब तक अनजान था। स्क्रीन वापस बंद हो जाती है, लेकिन रूडो के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है। इसी बीच हेडक्वार्टर्स में अगस्त ने रूडो का नया फेस मास्क तैयार कर लिया था। जब रूडो सो रहा था तभी अगस्त ने चुपके से उसके चेहरे का मेजरमेंट ले लिया था। ये मास्क उसे एकदम परफेक्टली फिट होना चाहिए। तभी वहां अगस्त की बहन ईसा आती है, वही शर्मीली लड़की जो एक कमाल की हीलर है। अब टीम के आगे बढ़ने का वक्त आ गया था। एंजन रूडो से उसका चोकर निकालने को कहता है और फिर एक अजीब सी रस्म शुरू होती है। टीम का हर मेंबर अपनी उंगली से खून की एक बूंद निकालकर उस चोकर पर लगा देता है। एंजन समझाता है, ये चोकर एक फोन जैसा है, लेकिन तुम इससे सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर सकते हो जिन्होंने इस पर अपना खून लगाया है। ये एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन, इसलिए हम सब ये चोकर्स पहनते हैं। रूडो हैरान था। इस दुनिया की टेक्नोलॉजी उसके लिए जादू से कम नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में फिर वही बात आई, ये डिवाइस भी तो किसी गिवर ने ही बनाया होगा। अब टीम रूडो से उसका ब्लड मांगती है, जो सुनकर वो एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो भी इस बॉन्ड का हिस्सा बन जाता है। उनका अगला डेस्टिनेशन नो मैंस लैंड, एक ऐसी जगह जहाँ जिंदगी का नामो निशान नहीं था। उन्हें उस औरत को ढूंढना था जिसे स्काई वर्ल्ड यानी ऊपर जाने का रास्ता पता था। जल्द ही वो एक बंजर रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। इस जगह का नाम था पेंटा और इस रेगिस्तान की रेत नहीं थी, ये कचरे की धूल थी जो सदियों से यहाँ जमा हो रही थी। हवा में जहर था और दूर तक सिर्फ वीरानी। तभी उन्हें रेत के नीचे से एक हलचल महसूस होती है। एक ट्रैश बीस्ट उनके सामने आ खड़ा होता है। एंजन रूडो की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एक चैलेंज था। तैयार हो रूडो, अपने ग्लव्स का जादू दिखाने का वक्त आ गया है। हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां अगस्त रूडो को मास्क दे रहा था। उसने समझाया था, नो मैंस लैंड में पहले अपना हाफ मास्क पहनना, फिर उसे अपने ऑक्सीजन टैंक से कनेक्ट करना और आखिर में बाकी का मास्क। प्रेजेंट में रूडो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। उसका फुल फेस मास्क लॉक होता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी वक्त हम सीन शिफ्ट करते हैं और जैबर और उसके बॉस को देखते हैं, जो एक टीवी स्क्रीन के सामने बैठे पेंटा डेजर्ट की ही बातें कर रहे थे। कोई था जो जेनिटर्स पर नजर रखे हुए था। वापस डेजर्ट में जंग शुरू हो चुकी थी। टॉमी, जो टीम की रिकॉर्ड कीपर है, अपनी नोटबुक में तेजी से सब कुछ लिख रही थी। उनके सामने स्कॉर्पियन जैसे दिखने वाले ट्रैश बीस्ट्स की एक पूरी फौज थी। रियो अपनी विशाल कैंची से उन्हें किसी कागज की तरह काट रही थी। जांका की तरफ से एक स्कॉर्पियन तेजी से बढ़ता है, लेकिन जांका उसके हमले से बचकर अपना डंडा सीधा उसके मुंह में घुसा देता है। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। जांका को कई सारे बीस्ट घेर लेते हैं और तभी एंजन अपने सिग्नेचर छाते के साथ एंट्री लेता है। एक पल में एक बड़ा धमाका होता है और सारे बीस्ट्स धूल में मिल जाते हैं, लेकिन एक बीस्ट बच गया था और ये रूडो का मोमेंट था। रूडो अपने अजीबो गरीब कचरे के कलेक्शन से एक पुराना कंप्यूटर कीबोर्ड निकालता है। सब हैरान थे कि वो इससे क्या करेगा। रूडो उस कीबोर्ड पर टाइप करता है और उसके बटन्स मिसाइल्स की तरह बीस्ट की तरफ फायर हो जाते हैं। एक एक बटन उस बीस्ट को जाकर लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। इस रेत के नीचे जरूर बहुत सारा कचरा दबा हुआ है, एंजन कहता है। लड़ाई के बाद डेलमोन और टेम्सी रूडो के पास आते हैं। तुम तो इस डेजर्ट में दिख ही नहीं रहे थे, पर तुमने काफी अच्छी फाइट की। रूडो के अंदर एक अजीब सा सुकून था। पहली बार वो किसी पर बोझ नहीं था, वो टीम के काम आ रहा था। और तभी उन्हें दूर से कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। रेत के तूफान के बीच एक लड़की उनकी तरफ बढ़ रही थी और सबसे अजीब बात, उसने कोई मास्क नहीं पहना था। वो उनके पास आकर रुकती है और कहती है, तुम लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हो ना? उसका नाम था एमो। डेलमोन हैरत से कहता है, मैं उसे बिल्कुल सेंस नहीं कर पाया।
बाकी टीम भी उनके पास आ जाती है। एंजन उसे घूर रहा था, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे ढूंढने हम यहाँ आए थे। रियो आगे बढ़ती है और पूछती है, क्या वो तुम ही हो जो लोगों को जमीन से ऊपर आते जाते देखती हो? एमो मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ अजीब था। हाँ, मैं वही हूँ। टीम को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, मिशन इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा। चलो इससे बात करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, एंजन कहता है। तभी एमो खांसने लगती है, यहाँ की हवा ठीक नहीं है, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे घर चलकर करो, वहाँ मास्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाका को उस पर शक होता है, तो ये अपने साथ मास्क क्यों नहीं लाई? रियो कहती है, मैं अकेली जाकर उससे बात करती हूँ। नहीं, एंजन बीच में बोलता है, हम सब चलेंगे। अगर उसने कोई जाल बिछाया होगा तो भी मुझसे बेहतर यहाँ कोई नहीं है। एंजन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। टीम एमो के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ती है। वो एक छोटी सी अजीब सी झोपड़ी में पहुंचते हैं। अंदर का माहौल अजीब था और फिर हम देखते हैं एंजन के मुंह से किसी तरह का लिक्विड निकलता है और वो बिना किसी आवाज के जमीन पर गिर जाता है। रूडो की आंखें दहशत से फट जाती है। उसका सबसे भरोसेमंद साथी उसके सामने बेजान पड़ा था। आखिर एमो ने एंजन के साथ क्या किया था? क्या उसने उसे कोई जहर दिया था? क्या है वो और क्या है उसका मकसद? जेनिटर से एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना शायद नामुमकिन है। ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको इस एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा। और अगर आप एक्सप्लेनर सिनेमेटेड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। आरिगातो गोजाइमास।